Hello, sweet learners. You're most welcome in the channel KV Exam Idea. Today we are discussing class 8 Swiss chapter, the Indian Constitution, and under this chapter we will discuss about the key features of the Indian Constitution. I hope this video will be useful for you. So, what are the key features of Indian Constitution? In this video we will discuss these are the federalism. Federalism means in Hindi संघवाद, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का संसदीय रूप, एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, एंड सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता. So we will discuss these key features in detail. Students, you also remember these key features. Once again repeat: federalism, parliamentary form of government, separation of powers, fundamental rights, and secularism. These are the key features of Indian Constitution. Federalism. What is federalism? Meaning more than one level of government in the country. अर्थात संघवाद का मतलब ये होता है कि किसी देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का होना. फॉर एग्जाम्पल, इन आवर कंट्री 3 levels of government. First level is central government at central level, and state government at state level, and third is पंचायती राज एट विलेज लेवल्स. इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सरकार के 3 स्वरूप काम करते हैं. केंद्र जो सरकार होती है पूरे देश के लिए होती है, उसे केंद्र सरकार कहते हैं. हर एक राज्यों के लिए अपनी अपनी सरकार होती है. कुछ संघ शासित क्षेत्रों में भी ये सरकार होती है. ये अपने संघ क्षेत्र और राज्यों के विकास के लिए काम करती है. और सबसे निचले स्तर पे होता है पंचायती राज, जो पंचायत लेवल पर कार्य करता है. And you know children, these governments make laws on particular subject, such as सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉ ऑन यूनियन लिस्ट. अर्थात हमारे संविधान में इनको कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से बना सकती है, और पंचायती राज कौन से कानून बना सकती है. केंद्र सरकार जो है संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है. एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, एंड दीज स्टेट लिस्ट आल्सो कॉल्ड इन हिंदी राज्य सूची. इसके राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर के राज्य सरकार कानून बनाती है. और एक थर्ड लिस्ट और होती है जिसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट. इस लिस्ट पर जो है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं. एंड विलेज लेवल पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो पंचायती राज को होता है. चिल्ड्रन, रिमेंबर दीज पावर्स टू मेक लॉज गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान के द्वारा ही जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है. And one important thing, that the constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक गवर्नमेंट को कार्य करने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी. और ये वित्तीय संसाधन जो है केंद्र को कहां से मिलेंगे, राज्यों को कहां से मिलेंगे और पंचायत राज को कहां से मिलेंगे, इसका स्पष्ट प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है. Second key features is parliamentary form of government, सरकार का संसदीय स्वरूप. And the Constitution of India guarantees universal adult suffrage. Students, you must understand the word. What is the meaning of universal adult suffrage? It means that every Indian citizens who have got 18 years, they can cast their vote irrespective of gender, लिंग and religion. कोई भी भारतीय जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वो जो है उसे मतदान देने का अधिकार है. और वो बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा के जो है
प्रतिनिधि को वोट दे सकते हैं। सेकेंड, दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यस, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो लोकसभा सदस्य हो चाहे विधानसभा सदस्य हो, सीधे जो है जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। Every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in elections. Yes, children. आप जैसा देख सकते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, जो चाहे वो महिला हो पुरुष हो, चुनाव में भाग ले सकता है। बस उसके लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे कि वो निश्चित आयु पूरी कर चुका हो। इसके अलावा जो है किसी और दूसरे आधार पर जो है उसको चुनाव के अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। नेक्स्ट, these representatives are accountable to the people. And what is the mean of accountable? Accountable means होता है जो ये जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो हमारी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसका मतलब ये यदि कि जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो वादे उन्होंने किए उन वादों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें जो है अगली बार जो है जनता नहीं चुनेगी। उनकी इन ये चुने हुए प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व है कि वो जनता के वादों पर खरा उतरे। नेक्स्ट के फीचर इज सेपरेशन ऑफ पावर। What is the means of separation of powers? Here as our constitution separate the powers as the legislature. The legislature means विधायिका, और द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि हम पहले अभी देख चुके हैं, कोई भी व्यक्ति जो है 18 वर्ष से अधिक आयु का हो गया है तो उसे मत देने का अधिकार होता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार गवर्नमेंट चुन सकता है। जो गवर्नमेंट चुनी जाती है उसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर। और दूसरा जो है वो है द एग्जीक्यूटिव। What is the means of executive? The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. ये एग्जीक्यूटिव क्या करती है? जो कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेचर कानून बनाती है उन कानून को लागू करवाती है। जैसे हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति बनाए रखना, तो ये सारे कार्य जो है किसके हैं? एग्जीक्यूटिव के हैं। और थर्ड है द जुडिशियरी, न्यायपालिका, रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। हमारे देश में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये न्यायपालिका क्या करती है? ये न्यायपालिका ये देखती है कि जो विधायिका ने जो कानून बनाए हैं वो हमारे संविधान के अनुरूप है कि नहीं, हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन तो करने वाले नहीं है। और यदि एग्जीक्यूटिव जो है विधायिका के द्वारा बनाए हुए कानून को उचित तरीके से लागू नहीं करती है तो उसके ऊपर भी जो है हमारी न्यायपालिका निर्णय ले सकती है। इस प्रकार हमारे यहाँ सत्ता का विभाजन कर दिया गया। पावर जो शक्ति थी उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और सरकार के ये तीनों अंग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देते हैं, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम है। फंडामेंटल राइट्स। व्हाट मीन बाय फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स दोज राइट्स विच वी गेट थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिन्हें हम हमारे संविधान के द्वारा प्राप्त करते हैं, अर्थात इन अधिकारों का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। These are the main fundamental rights: right to equality, समानता का अधिकार, and all persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. It also states that no citizens can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, etc. These states cannot discriminate against anyone in matters of employment,
इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू इक्वलिटी समानता के अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है कहीं भी सार्वजनिक पार्क में घूम सकता है, आ जा सकता है, अपनी चॉइस का वर्क कर सकता है, जाति, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सेकेंड राइट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, the right to form associations, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. इसका मतलब यह है, स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब यह है कि हम भारत के भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, अपनी मर्जी का व्यवसाय कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 इयर्स ऑफ एज। शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये कहा गया है कि कोई भी जो है बालक जिसकी 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई हो, वो खतरनाक कारखानों में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा छोटे बालक और जो है महिलाओं का व्यापार नहीं किया जा सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के धर्म को मान सकता है, उसके विश्वास, उसकी आस्था के अनुसार कार्य कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो है अल्पसंख्यक समुदाय क्या कर सकता है, अपने अपने शिक्षा संस्थान खोल सकता है, उन शिक्षा संस्थानों के द्वारा अपने धर्म और अपनी जो है संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आएंगे मुस्लिम्स, बौद्धिस्ट, जैनिज्म एटसेट्रा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। This allows citizens to move the courts if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the states. जैसा कि ऊपर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यदि इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या पंचायती राज या किसी संस्था के द्वारा किया जाता है, तो वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ अपील कर सकता है, उसे ये अधिकार है। इस प्रकार बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों का कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो ये हमेशा याद रखिए, ये हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स हैव टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, every citizen must be in the position to claim fundamental rights. It means that किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो न्यायालय में जाकर इसके खिलाफ अपील कर सकता है। And second is fundamental rights must be binding upon every authority that has got the powers to make laws. इसका मतलब यह है कि यदि कोई भी संस्था जिसे कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाती है, तो उसे कानून बनाते समय इन मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना होगा। वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाए जिनसे इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, यदि कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कानून बना सकती है कि 13 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो है, बालक जो है, खतरनाक कारखानों में काम कर सकता है, तो ये कानून जो है हमारे मौलिक अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन करता है। इस प्रकार इसे हम कानून नहीं मान सकते, इसका जो है न्यायालय द्वारा
असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। The sections of fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. Yes, children. इन मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान की आत्मा कहा गया है और इसी से आप इनका महत्व समझ सकते हो। यदि संविधान में से मौलिक अधिकार निकाल दिए जाए तो फिर हमारे संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। The Constitution has a sections called Directive Principles of State Policy. यह सिर्फ मौलिक अधिकारों के अलावा भी हमारे संविधान में एक और जो है तत्वों की बात की गई है, उन्हें बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व जो है फंडामेंटल राइट्स की तरफ ही हमें अग्रसर करते हैं। ये इस बात का दायित्व केंद्र सरकार को देते हैं, राज्य सरकार को देते हैं कि वो व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कुछ अच्छे कार्य करेंगे, जिससे लोगों का आर्थिक विकास हो सके और वो प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि फंडामेंटल राइट्स को जो है यदि हमारा उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नीति निर्देशक तत्व है, इसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये नैतिक आधार पर गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो इन्हें सामाजिक और आर्थिक आधारों को लागू करे। Next feature is secularism. And what you mean by secularism? A secular state is one in which the state does not officially promote any religion as the state religion. अर्थात केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया हो। सेक्युलरिज्म का मतलब ही यही होगा, इसे हिंदी में कहेंगे धर्मनिरपेक्षता। यानी राज्य का जो है कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्म राज्य के लिए समान होंगे और प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने अपने धर्म को अपनी आस्था के अनुसार मान सकेंगे। यहाँ पे धर्म को जो है व्यक्तिगत विषय माना गया है। इसमें नागरिक की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कौन सा धर्म मानता है और किस आस्था के अनुसार अपने धर्म का पालन करता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये हिंदू धर्म का सिंबल है, सिख धर्म का सिंबल है, जैन धर्म का सिंबल है, मुस्लिम धर्म का सिंबल है और क्रिश्चियन धर्म का। अर्थात हमारे देश में सभी धर्मावलंबी आपस में सहयोग पूर्वक रहते हैं। ये धर्मावलंबी अपने अपने धर्म का पालन अपनी अपनी आस्था के अनुसार कर सकते हैं। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।